ये कहानी एक ऐसे पति की बहुत ही दर्दनाक कहानी है जिसने आत्महत्या करके अपनी पत्नी को खो दिया। पीट विक्टोरिया के अनुभव के बारे में दूसरों को बताना चाहता है ताकि इस बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके कि पेरिमेनोपॉज के दौरान मानसिक स्वास्थ्य अचानक और गंभीर रूप से कैसे बिगड़ सकता है। विक्टोरिया के साथ जो हुआ वह दुर्लभ है और रजोनिवृत्ति से संबंधित कम मनोदशा के लिए प्रभावी उपचार है। हालांकि यह एक दुखद तथ्य है कि महिलाओं के लिए आत्महत्या की दर 45-54 वर्ष की आयु के बीच चरम पर होती है और एक महिला की मानसिक भलाई पर बदलते हार्मोन की समस्या को पहचानने और उसका इलाज करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इस साल अप्रैल में मेरी पत्नी विक्टोरिया ने अपनी जान ले ली। मैं अपनी कहानी इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि एक परिवार के तौर पर हम न केवल ये समझना चाहते हैं कि विक का ये दुखद अंत कैसे हुआ, बल्कि उम्मीद करते हैं कि अपने भयानक अनुभव को साझा करके हम शायद किसी और महिला और उसके परिवार के साथ ऐसा होने से रोक सकें। मेरा परिवार और मैं इस भयानक घटना को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यह कल्पना से परे है कि विक को अपने परिवार और अपने बच्चों को छोड़कर जाने पर कितना बुरा लगा होगा, जिन्हें वह बहुत प्यार करती थी। विक और मैं लगभग 24 साल से साथ थे और 21 साल से ज्यादा समय से शादीशुदा थे। हमारे 3 प्यारे बच्चे हैं जिनकी उम्र अब 16, 18 और 20 साल है। हमारी शादी हमेशा से ही खुशहाल और घनिष्ठ रही है। हमने अपने बच्चों के साथ शानदार जिंदगी जी, शानदार छुट्टियां मनाई और यात्राएं की और अपने दोस्तों और परिवार के साथ कई खुशनुमा दिन बिताए। हमारी योजना थी कि हम बाकी की जिंदगी साथ में बिताएं, अपने बच्चों की परवरिश करें और फिर अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लें। विक की परेशानियां 2019 के वसंत में 49 वर्ष की आयु में शुरू हुई। इससे पहले उसे कभी कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या नहीं हुई थी। वह स्नेही, दयालु, अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान थी, लेकिन साथ ही विनम्र और उदार भी थी। विक ऑक्सफोर्ड से शिक्षित वकील और एक योग्य शिक्षिका थी। वह मजबूत और सक्षम थी और मैं जितनी भी लोगों को जानती थी उनमें सबसे व्यवस्थित व्यक्ति थी। विक ने जहाँ भी रही, उसने कई अच्छे दोस्त बनाए और हम प्यार और समर्थन के संदेशों से अभिभूत हैं। सभी ने जो कुछ हुआ है उस पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। उनमें से कई सदमे में हैं क्योंकि यह विक के चरित्र के बिल्कुल विपरीत था और दुनिया में वह आखिरी व्यक्ति था जिसके बारे में वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वह अपना जीवन समाप्त कर लेगी, जबकि उसके पास जीने के लिए बहुत कुछ था। मुझे याद है कि 2019 की शुरुआत में विक ने कुछ ऐसा कहा था, मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है। उसे हाल ही में उस लॉ फर्म में एसोसिएट के रूप में पदोन्नत किया गया था जहां वह काम करती थी। जब उसे पहली बार अत्यधिक चिंता महसूस होने लगी तो हमने शुरू में इसे काम से संबंधित तनाव के कारण माना। उसे काम से छुट्टी दे दी गई और जीपी के पास पहली यात्रा के परिणामस्वरूप एंटीडिप्रेसेंट के लिए एक नुस्खा मिला। जब वह ठीक होने में विफल रही तो हमने उसे नौकरी छोड़ने के लिए बातचीत की, इस उम्मीद में कि इससे उसकी आगे की चिंता और तनाव कम हो जाएगा। सुधार होना तो दूर, उसकी हालत और खराब होती गई।
उसकी चिंता और घबराहट का मतलब था कि वह लगभग पूरी तरह से रातों की नींद हराम करने लगी थी। उसका सामान्य रूप से तेज दिमाग गड़बड़ और भ्रमित हो गया। हमारे जीपी ने उसे विशेषज्ञ मनोचिकित्सक की मदद की जरूरत का सुझाव देने से पहले एंटीडिप्रेसेंट के 2 और नुस्खे दिए। इस समय तक उसे अपनी बढ़ती चिंता को शांत करने के लिए डायजेपाम भी निर्धारित किया गया था। जीपी से पहली मुलाकातों के दौरान विक ने रजोनिवृत्ति की संभावना का उल्लेख किया था, लेकिन जल्द ही इसे नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि उसका मानसिक स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा था। मुझे किसी भी गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या से निपटने का कोई अनुभव नहीं था और अधिकांश पुरुषों की तरह मुझे रजोनिवृत्ति के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। पेरीमेनोपॉज शब्द को जानना तो दूर की बात है। एंटीसाइकोटिक दवा निर्धारित की क्योंकि विक को व्यामोह की समस्या थी। उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और जब वह बहुत परेशान थी और मैं उसे शांत करने में असमर्थ था, तो एएनडी में दूसरी बार जाने के बाद उसे 72 घंटे के मूल्यांकन के लिए एक मनोरोग वार्ड में भर्ती कराया गया। ये स्वैच्छिक 4 महीने का प्रवास था। विक की हालत लगातार बिगड़ती गई। वह कई दिनों तक अपने कमरे में ही रहती थी, भ्रमित और खोई हुई। उसने कई बार मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि उसे कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं वार्ड मनोचिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ के साथ हर साप्ताहिक समीक्षा में शामिल हुआ। मुझे याद है कि कई बार मैं सीधे तौर पर पूछती थी कि विक के साथ वास्तव में क्या हो रहा है। हमने इन चर्चाओं में फिर से रजोनिवृत्ति का मुद्दा उठाया। विक को बहुत ज्यादा और लगभग लगातार रक्तस्राव होने लगा था, लेकिन इसे सेर्टालाइन के साइड इफेक्ट के कारण बताया गया, जिसे वह उस समय ले रही थी। मैं द्विध्रुवी या प्रारंभिक अवस्था में मनोभ्रंश का सुझाव देते हुए अटकलें लगा रहा था, लेकिन इन सभी को खारिज कर दिया गया। अस्पताल और पूरे अस्पताल में आम सहमति ये थी कि विक नैदानिक अवसाद के गंभीर रूप से पीड़ित थी। 2 साल की अवधि में उसे देखने वाले सभी स्वास्थ्य पेशेवरों ने पेरीमेनोपॉज को संभावित कारण के रूप में खारिज कर दिया। विक इतनी ठीक हो गई कि उसे क्रिसमस 2019 के समय अस्पताल से छुट्टी मिल गई। साल 2020 में विक ने काम तो किया, लेकिन वह खुद नहीं थी। उसने अपनी दवाइयां लेना जारी रखा और विरोध जताया कि वे उसके लिए हालात में सुधार नहीं कर रही हैं। वह जितनी होशियार थी, उसने खुद ही जवाब तलाशने के लिए शोध करना शुरू कर दिया। उसने अपने सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य नर्स को एक विस्तृत पत्र लिखा, जिसमें उसने कहा कि उसे लगता है कि उसकी यह स्थिति पेरीमेनोपॉज के कारण है। हमें इसका कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपने बारे में हर चीज पर सवाल उठाए। वह मुझसे पूछती कि क्या वह एक अच्छी माँ और पत्नी रही है, जिस पर मैंने उसे बताया कि वह सबसे अच्छी रही है। उसके मनोबल को बेहतर बनाने के हमारे सभी प्रयासों के बावजूद उसे किसी भी चीज से कोई खुशी नहीं मिली। मुझे एहसास होने लगा कि मैं जो कुछ भी कहूँ या करूँ, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अंतहीन बातें करते थे और कुत्तों के साथ लंबी सैर पर जाते थे, लेकिन मैं बता सकता था कि वह अभी भी कितनी संघर्ष कर रही थी।
विक को लगा कि हमारे बच्चों के साथ उसका हमेशा से जो घनिष्ठ संबंध रहा है वह खत्म हो गया है और वह गर्मजोशी स्नेह महसूस करने के लिए संघर्ष करती है और उसे लगता है कि उसके पास किसी भी तरह की सहानुभूति की कमी है। अब उसे महसूस होने वाले ये सभी लक्षण वास्तव में उसके वास्तविक स्वरूप के बिल्कुल विपरीत थे। हमने एक निजी मनोवैज्ञानिक की मदद ली जिसने गर्मियों में उसकी मदद की, लेकिन 2020 की शरद ऋतु तक विक ने अपने जीवन पर 3 प्रयासों में से पहला प्रयास किया, जबकि मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की ओर से सही रुचि थी। वे यह नहीं समझ पाए कि विक कितनी भयानक स्थिति में थी। वे उसके अंतर्निहित अवसाद के कारणों का निदान करने के बजाय लक्षणों का इलाज करने पर आमादा थे। उसकी बहनें हमारी सहायता करने आईं और उसके माता पिता के साथ हमने क्रिसमस 2020 तक विक की 24/7 देखभाल की, क्योंकि हमें लगा कि उसे अकेले छोड़ना सुरक्षित नहीं था। 2021 की शुरुआत में विक ने एक कंसल्टेंट गाइनोकोलॉजिस्ट को दिखाया था और जांच से पता चला कि हार्मोनल असंतुलन की वजह से उसका गर्भाशय मोटा हो गया था। उसने HRT शुरू किया और उसे मिरेना कॉइल लगाया गया। मुझे कभी समझ नहीं आया कि गाइनोकोलॉजी और मेंटल हेल्थ टीमों के बीच विक द्वारा ली जा रही कई दवाओं की समीक्षा के लिए कोई संयुक्त चर्चा हुई थी या नहीं। हमने एक गाइनोकोलॉजिस्ट के लिए कहा था जो पेरिमेनोपॉज के आसपास डिप्रेशन में विशेषज्ञ हो। हमें बताया गया कि हमारे स्थानीय अस्पताल में ऐसा कोई कंसल्टेंट नहीं था। विक 2021 की शुरुआत में ठीक से काम कर रही थी और उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए हर संभव कोशिश की। एक स्थानीय समूह के लिए स्वयं सेवा की, महामारी के दौरान कमजोर लोगों के लिए खरीदारी और नुस्खे जुटाए। उसकी हरकतें अक्सर रोबोट जैसी लगती थीं, लेकिन वह दोस्तों के सामने खुद का सबसे बेहतरीन रूप पेश कर सकती थी। वह कभी भी सार्वजनिक रूप से अपनी हिफाजत नहीं छोड़ती थी और उसने मुझसे निजी तौर पर वादा किया था कि अब उसका खुद को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अब तक वह लिथियम को अंतिम विकल्प के रूप में ले रही थी, जिसे पेशेवर अब उपचार प्रतिरोधी अवसाद कहते हैं। उसने जल्दी ही लगभग 3 स्टोन वजन बढ़ा लिया। वह अभी भी व्यायाम करती थी और 5 तक काउच पर चलना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी दवाओं से बढ़ा हुआ वजन कम नहीं हुआ। वह हमेशा पतली और फिट रहती थी और उसे अपने कपड़े बहुत पसंद थे। वह वजन बढ़ने से परेशान थी और अपनी सभी दवाओं की समीक्षा करना चाहती थी, क्योंकि उसे अपने मनोबल में कोई सुधार महसूस नहीं हुआ था। विक की मौत से 1 हफ्ते पहले 2 जॉब इंटरव्यू हुए थे और उसे दोनों ही पदों की पेशकश की गई थी। हमने अपने 3 बच्चों के साथ ईस्टर वीकेंड पर आराम किया और ईस्टर संडे को एक खूबसूरत सैर की, जहां मैंने विक की आखिरी तस्वीरें ली। वह मंगलवार की सुबह एक नियमित अपॉइंटमेंट के लिए घर से निकली थी, लेकिन कभी नहीं पहुंची। स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य ट्रस्ट द्वारा आंतरिक समीक्षा के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वे मानते हैं कि विक की देखभाल में खामियां थी और रजोनिवृत्ति उसके बिगड़ने का मूल कारण हो सकती है।
मैं अपने आप से और हमारे स्थानीय NHS ट्रस्ट से लगातार ये सवाल पूछती रहती हूँ कि विक का कभी सही निदान क्यों नहीं किया गया। जब सभी दवाओं का उसके स्वास्थ्य पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं था, तो स्वास्थ्य पेशेवरों ने क्यों नहीं पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। विक ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि दवा से कोई सुधार नहीं हो रहा है, और उसने यह बात उसका इलाज करने वाले सभी पेशेवरों को बताई। उसने अनिच्छा से अपनी दवाएं ली, अक्सर मेरे आग्रह पर, क्योंकि मुझे विश्वास था कि अंततः कुछ न कुछ उसे बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अब मुझे एहसास हुआ कि वह सही थी और कुछ भी काम नहीं कर रहा था। आप उसके ईमेल और नोट से देख सकते हैं कि यहाँ एक महिला यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा था और वह ठीक होने का कोई रास्ता खोजने के लिए बेताब थी। हाल ही में मैं विक्टोरिया की जांच के 2 दिवसीय कष्टों से गुजरा। NHS के 2 मनोचिकित्सकों से गवाह के तौर पर पूछताछ की गई। पेरिमेनोपॉजल या हार्मोनल डिप्रेशन के सवाल पर उन्होंने अपनी बात को और पुख्ता किया। एक ने कहा कि पेरिमेनोपॉजल डिप्रेशन एक रेड हेरिंग था और इस बारे में चिंताएं निराधार थीं। दूसरे ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्लिनिकल और हार्मोनल अवसाद के बीच कोई अंतर नहीं किया है और उनकी उपचार योजनाओं में भी कोई अंतर नहीं है। हम इस बात से हैरान थे क्योंकि ये 2 अनुभवी पुरुष मनोचिकित्सकों में जागरूकता की कमी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उनके अपने नियोक्ताओं की रिपोर्ट में कहा गया था कि ये दृष्टिकोण संभावित रूप से पुराना, द्विआयामी है और वर्तमान शोध और सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। क्या ये कोई आश्चर्य की बात है कि विक्टोरिया के मामले में इस पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया गया? हमने अपने शोध में ये भी पाया कि NHS वेबसाइट पर खोज करने पर हार्मोनल डिप्रेशन और पेरिमेनोपॉज के बारे में जानकारी नहीं मिलती। ऐसा क्यों है? मुझे यकीन नहीं है कि पीछे मुड़कर देखना एक अच्छी बात है। मुझे बहुत पछतावा है और मैं बहुत परेशान हूँ कि हम विक को उसकी समस्याओं से नहीं निकाल पाए और आखिरकार उसकी जान नहीं बचा पाए। हालांकि हमने 2 साल में 6 मनोचिकित्सकों को देखा, जिनमें से 3 महिलाएं थीं, और उन सभी ने हार्मोन संबंधी अवसाद को सिरे से खारिज कर दिया। विक ने जितने भी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को देखा, उनमें से किसी ने भी गंभीरता से नहीं सोचा कि पेरिमेनोपॉज ने उसके गिरते मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा क्यों है? डॉक्टर लुइस न्यूसन द्वारा किए गए काम और डेविना मैककॉल डॉक्यूमेंट्री जैसे टीवी कार्यक्रमों ने रजोनिवृत्ति की प्रोफाइल को बढ़ाना शुरू कर दिया है। मैंने अब पेरिमेनोपॉज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और इस बारे में थोड़ी समझ हासिल की है कि यह महिलाओं को कैसे प्रभावित कर सकता है। ऐसा लगता है कि विक को हार्मोनल अवसाद और चिंता का एक चरम मामला था, और अगर लक्षणों के शुरू होने पर इसकी पहचान की गई होती और उसे सही मदद और HRT का प्रकार और खुराक मिलती, तो ये कभी भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ता। दुख की बात है कि 2 वर्षों तक पारंपरिक अवसादरोधी दवाओं पर जोर देने से उसकी भावनाएं कुंद हो गईं, तथा इस अद्भुत महिला का स्वरूप खोखला हो गया। मुझे यकीन नहीं है कि पीछे मुड़कर देखना एक अच्छी बात है।
मुझे बहुत पछतावा है और मैं बहुत परेशान हूँ कि हम विक को उसकी समस्याओं से नहीं निकाल पाए और आखिरकार उसकी जान नहीं बचा पाए। हालांकि हमने 2 साल में 6 मनोचिकित्सकों को देखा, जिनमें से 3 महिलाएं थीं, और उन सभी ने हार्मोन संबंधी अवसाद को सिरे से खारिज कर दिया। विक ने जितने भी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को देखा, उनमें से किसी ने भी गंभीरता से नहीं सोचा कि पेरिमेनोपॉज ने उसके गिरते मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा क्यों है? डॉक्टर लुईस न्यूसन द्वारा किए गए काम और डेविना मैककॉल डॉक्यूमेंट्री जैसे टीवी कार्यक्रमों ने रजोनिवृत्ति की प्रोफाइल को बढ़ाना शुरू कर दिया है। मैंने अब पेरिमेनोपॉज के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और इस बारे में थोड़ी समझ हासिल की है कि यह महिलाओं को कैसे प्रभावित कर सकता है। ऐसा लगता है कि विक को हार्मोनल अवसाद और चिंता का एक चरम मामला था, और अगर लक्षणों के शुरू होने पर इसकी पहचान की गई होती और उसे सही मदद और HRT का प्रकार और खुराक मिलती, तो ये कभी भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ता। दुख की बात है कि 2 वर्षों तक पारंपरिक अवसाद रोधी दवाओं पर जोर देने से उसकी भावनाएं कुंद हो गईं, तथा इस अद्भुत महिला का स्वरूप खोखला हो गया। ऐसा लगता है कि रजोनिवृत्ति के बारे में जागरूकता और समझ का पूर्ण अभाव है और इसमें बदलाव होना चाहिए। किसी भी परिवार के लिए संपर्क का पहला बिंदु आमतौर पर आपका अपना GP होता है। अगर 40 के दशक के मध्य से लेकर अंत तक की कोई महिला चिंता और अवसाद से पीड़ित है, खासकर जब उसका मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोई पूर्व इतिहास नहीं है, तो निश्चित रूप से पहला सवाल ये होना चाहिए कि क्या इसका रजोनिवृत्ति से कोई संबंध है? ऐसा क्यों नहीं है? जब मैं ज्यादातर समय दुख और पछतावे में डूबा रहता हूँ, तो आप जिस महिला से प्यार करते हैं, उसके बारे में किसी भी व्यक्तिपरकता के साथ बात करना मुश्किल है। मैं इसे पढ़ने वाली किसी भी महिला से आग्रह करूंगा कि वह अपने साथी को भी इसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। मैं अभी भी पेरिमेनोपॉज के बारे में बहुत कम जानता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों का एक बड़ा हिस्सा भी बहुत कम जानता है। इस भयानक त्रासदी से मेरा परिवार और मैं केवल एक ही सकारात्मक बात हासिल कर सकते हैं, अगर हम जागरूकता बढ़ा सकें और अन्य महिलाओं को विक जैसी मौत से बचा सकें। मैं उस दुख को शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता जो हम महसूस कर रहे हैं। मुझे पता है कि इस खास महिला के बिना मेरी जिंदगी कभी भी वैसी नहीं रहेगी। मैं महिलाओं, पुरुषों, स्वास्थ्य पेशेवरों, नियोक्ताओं और इस लेख को पढ़ने वाले हर व्यक्ति से आग्रह करता हूँ कि वे अपने आसपास की महिलाओं के बारे में सोचें, सहानुभूति रखें, सुने, समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है और उन्हें उचित मदद पाने में मदद करें। इससे किसी की जान बच सकती है।